गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 5 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में, है ना। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सबसे पहले हाइड्रोकार्बन क्या होता है इनके बारे में तो जानते हो। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड होते हैं, है ना। हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से कनेक्टेड होते हैं। यौगिक जो बनते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग वाला बनता है, उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। लाइक एज एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। तो अब उसमें हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं। तो एरोमेटिक जो होता है, एरोमेटिसिटी जो होती है, हम जनरली बेंजीन को ही एरोमेटिक है करके समझते हैं। तो बेंजीन में एक्चुअल में एरोमेटिकता का गुण पाया जाता है, इसलिए बेंजीन को एरोमेटिक है करके बोलते हैं। एक्चुअल में एरोमेटिकता का जो गुण है उसको ह्यूकल ने दिया था। ह्यूकल का नियम जिसको बोलते हैं, ह्यूकल का नियम जो बोलते हैं, या उसी को 4n+2 का नियम करके बोलते हैं, है ना। तो उन्होंने बताया था कि एरोमेटिकता जो होती है वो 4n+2 का नियम है। तो ये 4n+2 का नियम क्या चीज है? तो 4n+2 का नियम ये है कि 4n+2 किसी भी साइक्लिक रिंग में, किसी भी चक्रीय रिंग जो है उसमें यदि 4n+2 पाई 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो एरोमेटिक होगा, ये बोला था ह्यूकल ने, है ना। तो अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हमें काउंट करना है। तो अभी फिलहाल इस डायग्राम में बताओ तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, बता पाओगे क्या? इस डायग्राम में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? कोई? हाँ, तो किसी को नहीं पता। तो बात यह है सिग्मा कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? चलो, तो पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। तो इस डायग्राम को अब हम ऐसा बना देते हैं, ये और ये, इस प्रकार से। तो अब बात करो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं। ये एक बेंजीन का रिंग बन गया C6H6। हाँ, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। हाँ, तो ये जो है एक सिग्मा बॉन्ड रहता है, दूसरा पाई बॉन्ड रहता है। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से। तो इस प्रकार 2 2 4 और 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। देखते हैं क्या ह्यूकल के नियम से 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाले को एरोमेटिक बोलते हैं। तो यहाँ पास रखते हैं, n की वैल्यू रखते हैं, n की वैल्यू 1 रख के देखते हैं। n की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, 0 1 2 3 करके। तो हम 1 रख के देखते हैं। तो 1 रखेंगे तो 4 1 जा 4 हो गया, और 4+2 कितना हो गया? 6 हो गया। तो 6 पाई, हाँ, ह्यूकल के नियम से 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो इनके पास है, इसलिए इनको हम बोलते हैं कि ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ना। तो ये इस प्रकार से स्पष्ट हुआ। कुछ कुछ और गुण होते हैं। बेसिकली एक डेफिनेशन है एरोमेटिकता पर, बेंजीन और इनके व्युत्पन्नों में, कोई भी बेंजीन है या उसके व्युत्पन्न है, तो बेंजीन एवं उसके व्युत्पन्नों में कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं जिन्हें हम एरोमेटिक गुण कहते हैं। एरोमेटिक गुण, तो बेंजीन है या उनके और भी व्युत्पन्न है, उसके व्युत्पन्न का क्या मतलब है? जैसे एक CH3 करके मैंने डाल दिया, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, उसके जगह में एक एल्किल ग्रुप को डाल दिया, तो ये बन गया मेरा टॉलुइन बन गया। तो टॉलुइन को उसके व्युत्पन्न करके मैं बोल सकता हूँ। तो बेंजीन में या उसके व्युत्पन्न में एक विशिष्ट गुण पाया जाता है जिसको हम एरोमेटिक गुण कहते हैं। पिछले साल असाइनमेंट लिखने के लिए ये क्वेश्चन आया था BSc फर्स्ट ईयर में कि एरोमेटिक गुण क्या होता है करके, या 4n+2 का नियम क्या है करके। तो उसका डेफिनेशन अभी बता रहे हैं कि बेंजीन या उसके व्युत्पन्न में एक विशिष्ट गुण पाया जाता है जिसको एरोमेटिक गुण बोलते हैं। अब वो विशिष्ट गुण क्या है? तो वो विशिष्ट गुण ये है, कुछ कुछ टर्म्स में बता देते हैं। वे विशिष्ट गुण है, पहला तो ये है कि यह 5 या 6 सदस्यीय और कभी कभी 8 सदस्यीय चक्रीय पदार्थ होते हैं। 5 6 या 8 सदस्य वाले
चक्रीय पदार्थ होते हैं। हाँ, चक्रीय पदार्थ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 सदस्यीय में क्या हो गया, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, 6 कार्बन, और 6 सदस्यीय बोल रहा है तो 6 सदस्य हो गए, और चक्रीय बोल रहा है तो साइक्लिक, एक, ये इस प्रकार के हो सकते हैं, या 5 सदस्यीय हो सकते हैं, सी, है ना, और ये इस प्रकार के हो सकते हैं। तो चक्रीय सदस्य तो इस प्रकार से हो सकते हैं, या इस प्रकार से हो सकते हैं, या 8 सदस्यीय होते हैं। तो पहला ये गुण है, 5, 6, 8 सदस्यीय चक्रीय पदार्थ होते हैं। दूसरी बात यह है कि एरोमेटिक यौगिकों के अणु एक तलीय तथा चक्रीय होते हैं। ये सामान्यतः 5, 6 या 7 सदस्यीय बलियों वाले चक्रीय यौगिक होते हैं। ठीक है, ये इसकी दूसरी बात है। तीसरा बात यह है कि इसमें हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा एल्केनो, एल्कीनो व एल्काइनो से भी कम होती है, अर्थात अति संतृप्त प्रतीत होते हैं। इसमें हाइड्रोजन की मात्रा जो होती है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की अपेक्षा बहुत कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बेंजीन को बोलते हैं, एरोमेटिक बोलते हैं बेंजीन को, तो इसमें कितने कार्बन है, 6 है, कितने हाइड्रोजन है, 6 है। लेकिन इसी चीज को यदि हम एल्केन की बात करें, एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 करके होता है। ठीक है, तो इसमें यदि 6 कार्बन डालेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6 2 12, 12 + 2 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखो इसमें कितने हाइड्रोजन हो गए, 14 हाइड्रोजन हो गए, और इसमें 6 ही हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार एल्केन, वैसे ही एल्कीन, एल्कीन की बात करें तो उसका फार्मूला होता है CnH2n करके होता है ना। तो इसमें 6 कार्बन डालेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो इसमें 12 हाइड्रोजन है, इसमें 14 हाइड्रोजन है। तो एल्केन और एल्कीन की कंपैरिजन में ये जो बेंजीन जो होता है उसमें हाइड्रोजन की संख्या जो होती है वो कम होती है। तो 2 बात अच्छे से जान गए। ठीक, इसी में फिर चौथा है, अति संतृप्त होते हुए भी बेंजीन की तरह ये यौगिक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करते हैं। जैसे इसमें नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण की अभिक्रिया देती है। नाइट्रीकरण कौन, एरोमेटिक, एरोमेटिक में नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और हैलोजनीकरण की क्रिया देती है। ये हैलोजनीकरण की अभिक्रिया देती है। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात जो है वो 5, 6, 7 सदस्यीय वाला भी बनता है, प्लेनर वाली होती है। तीसरी बात ये हो गई कि ये एल्केन, एल्कीन की कंपैरिजन में इसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है ना। ये नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और हैलोजनीकरण की भी क्रिया देती है। ये बेंजीन की भांति असामान्य रूप से स्थायी होते हैं, अतः इनकी हाइड्रोजनीकरण तथा दहन ऊष्माओं के मान कम होते हैं, किंतु अनुनाद ऊर्जा जो होती है वो उच्च होती है। तो ये 5 बात जान गए एरोमेटिक गुण में। हाँ, इनके पाई आबंध जो होते हैं वो चक्रीय रूप से विस्थानित होते हैं। इनके जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्रीय रूप से, साइक्लिक रूप से विस्थानित होते हैं। जैसे बेंजीन रूप में एक ऐसा हो गया, ये इस प्रकार से विस्थानित होता है। वैसे ही और एक बना लेते हैं, नैप्थेलिन बना लेते हैं, नैप्थेलिन, और इन्हीं के साथ ऐसे और कनेक्टेड रहता है। तो ये हुआ, ये विस्थानित रहते हैं इधर और ये इधर, इस प्रकार से ये है नैप्थेलिन। ये बेंजीन है, ये नैप्थेलिन है। नैप्थेलिन जानते हो क्या चीज होता है डेली यूज में? तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं बताओ? 10 है। 6 4 10, 10 है। 4n+2 का नियम देख लेते हैं। 4n+2 का पाई, n के जगह में 1 रख के देखते हैं तो 6 आता है, तो 6 तो नहीं है, तो n के जगह में 2 रख के देखते हैं। 2 रख के देखेंगे तो 2 4 8 हो गया, 8 + 2 10 हो गया। तो 10 पाई वाला भी एरोमेटिक होता है। इसका मतलब ये एरोमेटिक है नैप्थेलिन।
नैप्थेलिन एरोमेटिक है ना। तो इसको हम उनके व्युत्पन्न भी बोलते हैं। तो मैं क्या बता रहा था कि बेंजीन हो या नैप्थेलिन हो, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो विस्थानित होते हैं। जैसे ये हो गया, इसके बाद एक जो है वो छूट गया, फिर छूटा, फिर ये, फिर इसके बाद में एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इस प्रकार से विस्थानित होते हैं। तो ये पूरे एरोमेटिकता का गुण होता है। ठीक है, तो कुछ कुछ याद हो गया क्या बच्चों? याद हुआ? समझ आ गया एरोमेटिक क्या है? Yes, sir. हाँ, और नैप्थेलिन जो रहता है जिसको हम डेली यूज करते हैं, वो एक डामर गोली होती है नैप्थेलिन। ठीक है, ये जो होता है बेंजीन रिंग जो होता है, बेंजीन से जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। फिनॉल बोलते हैं। सफाई वगैरह में उसका यूज करते हैं, साफ सफाई जब करते हैं तो वहां पर छिड़काव कर देते हैं बदबू ना आए करके फिनॉल का, और डामर गोली का भी वही यूज करते हैं। हाँ, तो याद रखना नैप्थेलिन जो है वो डामर गोली है। तो इसके बाद मैंने ह्यूकल का नियम बताया। ह्यूकल, तो ये जो ह्यूकल का नियम है वो क्वेश्चन में डायरेक्ट या तो ह्यूकल का नियम लिखिए करके आएगा, या तो 4n+2 का नियम लिखिए करके आएगा, है ना। तो 4n+2 का नियम आएगा तब तो तुम लोग मस्त जान जाओगे कि ये तो एरोमेटिकता वाला है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं वो एरोमेटिक का गुण प्रदर्शित करता है। लेकिन ह्यूकल का नियम लिखे करके आया तो भूलना नहीं है भाई, वो दोनों जो है वो एक ही चीज है। तो इनके एग्जाम्पल में ये बेंजीन वाला दिखा दिया, नैप्थेलिन वाला दिखा दिया, और एंथ्रासीन है एक एग्जाम्पल दिखाना रहेगा। तो एक एंथ्रासीन, एंथ्रासीन में फिर वही एक बेंजीन रिंग बना दिए ये इस प्रकार से, और उसके बाद इन्हीं के साथ में कनेक्टेड होते हुए नैप्थेलिन बना दिए। नैप्थेलिन बना दिए तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, उसके बाद में एक और रिंग जो है वो जुड़ गया, एक और रिंग जुड़ गया। ठीक, यहाँ पास डबल बॉन्ड था तो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार से इसको बोला जाता है एंथ्रासीन करके बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, ह्यूकल का नियम हो गया। चलो बच्चों, तुम लोग मुझे ये बताना, पाइरोल, पाइरोल का मैं डायग्राम बना रहा हूँ। पाइरोल बुक में मत देखना, हाँ। तो ये है पाइरोल, इसमें तुम लोगों को ये बताना है कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है। बताओ तो। बता रहे हो, कोई सोच रहे हो? तो कोई नहीं बता पा रहे हो। हाँ, तो यहाँ पास देखते हैं हम लोग, डबल बॉन्ड ये दिख रहा है, तो यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बचा रहता है वो पीजेड करके बचा रहता है, पीजेड करके। ये किसी के साथ में पाई अतिव्यापन करता है तो इसको भी पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो इसमें इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये हो जाता है, इसमें इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये एरोमेटिक है। ठीक, तो पाइरोल हो गया। एक है फ्यूरेन करके है, फ्यूरेन, फ्यूरेन, फ्यूरेन का फॉर्मूला हो जाएगा इसी में CH 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 CH
अब इसके जगह में आ जाएगा ऑक्सीजन, इसको बोला जाता है फ्यूरेन। जब ऑक्सीजन आ जाता है तो फ्यूरेन बोला जाता है, और जब NH करके रहता है तो पाइरोल करके बोलते हैं। तो इसमें भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? 2, 2 4 और ये 2 6। तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये एरोमेटिक है। तो इस प्रकार जान गए, ट्रिपल का नियम तो बता ही चुका हूँ, ये इनके एग्जाम्पल हो गए। हाँ, कुछ अपवाद यौगिक होते हैं, कुछ अपवाद यौगिक ऐसे हैं जिनमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उसके बावजूद वो एरोमेटिक होते हैं। तो कुछ अपवाद हैं, तो अपवाद का नाम याद रख लेना। कुछ अपवाद में लिख देता हूं मैं, 2 ठोक अपवाद लिख लेता हूं। एसी नैप्थेलिन है, तो नैप्थेलिन बनाते हैं। ये इस प्रकार से 2 ठोक बेंजीन रिंग बना दूंगा, आपस में जोड़ दूंगा, और ये दोनों को इस प्रकार से जोड़ दूंगा, तो इसको हम बोलते हैं एसी नैप्थेलिन। हाँ, एसी नैप्थेलिन। ये जो राउंड बनाया हूं उसको, चलो तुम लोगों की जानकारी के लिए ऐसे बना देते हैं। ये इस प्रकार से। एक और है डाइफेनिल। डाइफेनिल, तो ये एसी नैप्थेलिन और डाइफेनिल। यहाँ पास इसको ना एक काम करना, ऐसा लिखना, ये बॉन्ड जो है वो बन भी रहा है और बॉन्ड जो है वो टूट भी रहा है, ये तब जाके समझ आएगा। नहीं तो फिर ऐसे में तो हमें लगेगा कि काउंट करेंगे तो 10 ही पाई इलेक्ट्रॉन तो हो रहे हैं करके लगेगा, लेकिन ये जो है वो साझा किया हुआ है, बॉन्ड बन भी रहा है और टूट भी रहा है, उस चीज को लिखा जाता है। एक्चुअल में बेंजीन रिंग की बहुत सारी संरचनाएं होती है जो कैकुले ने दिया था, तो उनके अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो ये जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, या इसी बेंजीन को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या बात पता चला कि यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो चुका है, ये इधर शिफ्ट हो चुका है और ये इधर शिफ्ट हो चुका है ना। तो ये भी पॉसिबल है बेंजीन की रिंग। तो इसमें होता क्या है कि ये जो कार्बन है 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन है, तो इनकी वैलेंसी जो होती है कार्बन की वो 4 होती है। तो एक वैलेंसी को तो हाइड्रोजन कंप्लीट करता है और बाकी इनके पास में 3 ठोक बच जाता है, 1 2 3 करके। इसके पास भी 1 2 3, बाकी सब एक एक हाइड्रोजन कंप्लीट कर रहा है, 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 और सभी के पास में 3 बचे होते हैं। 3 बचे होते हैं, तब क्या होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके इधर से बॉन्डिंग बन गया, एक एक का इधर से बॉन्डिंग बन गया, उसके बाद में वैसे ही इनके साथ भी बॉन्डिंग बन गया, इनके साथ बॉन्डिंग बन गया, इनके साथ बॉन्डिंग बन गया, इनके साथ बॉन्डिंग बन गया। अब सभी कार्बन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन ये जो है बचा हुआ है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन बचा रहता है, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपस में रिपल्शन होता है, रिपल्शन होता है। तो इससे क्या होता है कि ये बॉन्ड इनके साथ बनना चाहता है, ये भी इनके साथ बनना चाहता है, ये भी इनके साथ बनना चाहता है, ये भी ऐसे, ये आपस में ऐसे कनेक्टेड होने चाहते हैं, क्योंकि स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए सभी तरफ इक्वल बॉन्डिंग होनी चाहिए।
यदि एक के बीच में सिंगल बॉन्ड और एक के बीच में, एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहे तो वो स्थायी अवस्था में नहीं रहता। यहाँ पास बॉन्ड एंगल जो हो, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो कम होती है। जब बॉन्ड लेंथ कम होती है, इनके बीच में ज्यादा होती है, तो कैसे स्टेबल हो सकता है? सभी बराबर ही होंगे, क्योंकि चीज तो सभी में तो इनकी निगेटिविटी जो होती है वो लगभग तो बराबर ही होते हैं, तो इसलिए ये स्थायी अवस्था नहीं होती। इसके लिए क्या चाहता है वो कि ये भी यहाँ पास भी डबल बॉन्ड हो पाए, ऐसा ये चाहता है। तो वैसे ही बेंजीन रिंग ऐसी चाहता है। तो स्टेबल अवस्था, एक्चुअल में स्टेबल अवस्था तो इनकी होती नहीं है, लेकिन मान लिया जाता है कि हम ये जो रिंग बना रहे हैं वो स्टेबल अवस्था है इनकी करके। तो इस प्रकार ये क्या हुआ है, सभी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इस प्रकार इसमें भी सभी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसको ऐसा माना गया है ना। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो हम काउंट नहीं कर पा रहे, मतलब इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, फिर भी से ये एरोमेटिक होते हैं, ये बताना चाह रहा था मैं, अपवाद है ना। तो नाम याद रख लेना, एसिनैप्थेलिन और डाइफेलिन, ये डाइफेनिल ना, ये भी एरोमेटिक का गुण प्रदर्शित करते हैं। चलो अब आगे बात करते हैं। चलो बताना तो बच्चों मुझे कि एक है CH 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 CH, डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, इसका क्या नाम है, क्या नाम है इसका? सबसे पहले तो साइक्लोब्यूटीन। हाँ, साइक्लो ब्यूटीन। ब्यूटीन। तो ब्यूटीन में डबल बॉन्ड एक है क्या? डबल बॉन्ड कितने हैं यहाँ पास? दो डबल बॉन्ड है, तो डाई इन होगा, ब्यूट डाई इन, दो जगह है, तो ब्यूट डाई इन, तो ये हो जाएगा ब्यूटाडाइन, साइक्लोब्यूटा डाइन, डाई इन करके, है ना, दो जगह है तो डाई इन करके, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटा डाई इन। हाँ, तो हमें ये जानना है कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है, क्योंकि एरोमेटिक का तो एक गुण ये भी बोलता है कि साइक्लो होने चाहिए, चक्रीय होने चाहिए, है ना, और अल्टरनेट ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी दिख रहा है। तो बताओ तो इसमें ये एरोमेटिक है कि नहीं है? बताओ कोई भी नहीं बता पा रहे हो? मैंने तो नियम बताया है कि एरोमेटिक का गुण क्या होता है। एरोमेटिक कैसे निकालते हैं? तो बताओ, है एरोमेटिक है? अच्छा, कैसे पता चला? कैसे पता चला? पाई इलेक्ट्रॉन को देखिए। हाँ, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें? 4। हाँ, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, फार्मूला है 4n+2 पाई। चलो यहाँ पर पुटअप करो, n = 1, 1 पुटअप करने पर क्या आता है? 6 पाई। 2 पुटअप करेंगे तो 4 आ जाएगा क्या? नहीं, ज्यादा आएगा क्या? 10 आएगा? तो 4 कब आएगा? 4 कब आएगा? आधा पुटअप कर देंगे, तो आधा तो पुटअप नहीं करते। n = 0, 1, 2 करके पुटअप कर सकते हैं, 3। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जिनमें रहता है वो एरोमेटिक नहीं होते हैं, तो ये जो है वो एरोमेटिक नहीं है। बस यही जानना था मुझे। चलो ये तो रहा, बाकी लोग कैसे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं? कुछ लोग जुड़े नहीं है क्या? कॉन्सेप्ट जब बताओ तो फिर कि समझ नहीं आ रहा है?
आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? आ रहा है सर। ठीक है, अभी तो स्लो पढ़ा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है तुम लोगों के सिलेबस में एरोमेटिक यौगिकों का नामकरण है। एरोमेटिक यौगिकों का नामकरण, तो हम किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अणुओं में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को यदि हम निकालते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के निकल जाने के बाद में बचे एक द्वितीय अथवा त्रिसंयोजीय अवक्षेप को एरिल समूह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एल्केन में हम करते थे, किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को यदि हम निकालते थे, तो ये जो समूह बचता था उसको हम क्या बोलते थे? एल्केन से एल्किल बोलते थे। एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद में उसको हम बोलते थे एल्किल बोलते हैं, एल्किल, है ना। तो ये मेथिल ग्रुप हो जाता था, मेथिल करके, है ना। और वैसी ही बेंजीन में से, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में से एक या मोर देन वन हाइड्रोजन को यदि निकालते हैं तो इसको हम बोलते हैं एरिल समूह बोलते हैं, एरिल समूह। एरिल समूह हो जाएगा, तो एरिल समूह हो जाएगा तो इन्हीं के अकॉर्डिंग इनके नामकरण किया जाता है। जैसे यहाँ पास हम HCl की क्रिया कराते हैं, HCl के साथ क्रिया कराते किसी एल्केन का, तब क्या होता? एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होता और ये बॉन्ड भी ब्रेक होता और ये क्लोरीन जो है वो इनके साथ जाके जुड़ जाता है, ये नेगेटिव है तो, और ये हाइड्रोजन आपस में जुड़ के क्या बनता है? ये क्लोरीन और प्लस H2 गैस बन के उड़ जाता है ना। तो ये बनता मेथिल क्लोराइड करके बनता। तो इसको नाम क्या पढ़ रहे हैं हम? एल्किल हैलाइड करके पढ़ रहे हैं, मतलब मेथिल क्लोराइड बोल रहे हैं। वैसे ही इसका भी नाम होता है, एरिल के फॉर्म में होता है। तो एरिल के फॉर्म में होता है तो इनको नाम लिखने का तरीका या तो हम बेंजीन के अकॉर्डिंग बोलते हैं या तो एरिल, एरिल मतलब फेनिल के अकॉर्डिंग बोलते हैं, है ना। तो जैसे इसको हम क्या बोलेंगे? C6H6 को बोलेंगे, ये बेंजीन है, बेंजीन है। C6H5 को क्या बोलेंगे? ये एरिल है, मतलब फेनिल है, C6H5। यदि इसमें से दो हाइड्रोजन निकला, C6H4 हुआ, तो क्या बन जाएगा? ये फेनी। अब ये दो हाइड्रोजन निकला तो एल्कीन वाला, तो फेनिलीन हो जाएगा इसका नाम, है ना, फेनिलीन हो जाएगा। यदि इस बेंजीन रिंग के साथ में कोई एल्किल ग्रुप जुड़ता है, C6H5CH3, कोई मेथिल ग्रुप जुड़ता है इस बेंजीन के साथ, तो इसका नाम हो जाता है टॉलुइन हो जाता है ना। इसको हम टॉलुइन करके बोलते हैं। यदि इसी बेंजीन रिंग के साथ में कोई एल्किल ग्रुप जुड़ता है और हाइड्रोजन एक और कम हो जाए, यहाँ 5 हाइड्रोजन है, एक और कम हो जाए, C6H4 और ये CH3 तो जुड़ा हुआ है, इधर और कुछ जुड़ने को बचा हुआ है, तो उसको बोला जाता है टॉलिल, बोला जाता है टॉलिल। C6H4CH3 इसको टॉलिल बोलते हैं। यदि इस प्रकार रहे C6H5 बेंजीन रिंग के साथ में CH2 जुड़ा हुआ है और इधर और कुछ जुड़ने के लिए बाकी हो, तो इसको बोलते हैं बेंजील बोलते हैं, बेंजील। ये नाम सब याद रख लो, लिख लो या याद कर लो, बेंजील, है ना। बेंजीन रिंग के साथ में यदि CH2 जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं बेंजील बोलते हैं। CH3 जब जुड़ता है तो टॉलुइन बोलते हैं। अब इसी में यदि CH जुड़ा रहे, C6H5 और ये CH करके जुड़ा रहे, तो CH जब जुड़ा रहे तो इसको बोलते हैं बेंजल, बेंजल बोलते हैं। और C6H5 इसके साथ में कार्बन जुड़ा रहे और 3 ठोक जुड़ने के लिए और बाकी रहे, तो उसको बोलते हैं बेंजो, बेंजो करके बोलते हैं। ठीक है, ये बजाने वाला बेंजो नहीं है। तो इसलिए नाम याद रखना कि बेंजीन के साथ में यदि CH3 जुड़ा है तो उसको बोलते हैं टॉलुइन, यदि CH2 जुड़ा है तो बोलते हैं बेंजील, CH बस जुड़ा है तो बेंजल, ओनली C बस जुड़ा है तो बेंजो। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन निकलते जाते हैं। ये जो टॉलुइन है उसमें से
एक हाइड्रोजन निकला है तो बनेगा टॉलिल, टॉलिल बनेगा, है ना। तो ये इस प्रकार से इनके नाम है, इनको याद रखना। और इन सभी यौगिकों में बेंजीन के एक हाइड्रोजन परमाणु को यदि हटाकर अलग अलग समूह लाकर उसमें अलग अलग यदि यौगिक बनाते हैं तो उनके अकॉर्डिंग कुछ कुछ और नाम बोलते हैं, जिसके बारे में बता रहे हैं, नामकरण के बारे में। ये याद कर लो, लिख लो या याद कर लो। हो गया क्या याद? हो गया याद? टालुइन, बेंजील, बेंजल, बेंजो, ये तो याद हो गया होगा। बाकी बेंजीन, फेनिल, फेनिलिन, हो गया, सब याद है। और क्या, चलो अब बात करते हैं आगे। जैसे एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन है, फॉर्मूला C6H6, इनमें से यदि एक हाइड्रोजन निकलता है और एक एल्किल ग्रुप इनमें ऐड होता है तो इनको हम बोलेंगे C6H5, एक हाइड्रोजन निकल गया और ये CH3 करके जुड़ गया। तो इनको हम नाम बोलेंगे तो ऐसे भी बोल सकते हैं, मेथिल बेंजीन भी बोलेंगे, इसका नाम मेथिल जुड़ा हुआ है। और बेंजीन के टर्म्स में बताना है तो मेथिल बेंजीन, है ना, मेथिल बेंजीन करके बोल सकते हैं। या इसको हम बोलेंगे, इसको हमने बेंजीन के टर्म्स में देखा ना, जैसे C6H5 और एक H और जुड़ा रहता है तब हम उनको बेंजीन बोलते हैं। तो इनके जगह में क्या जुड़ा था? मेथिल जुड़ा था, तो उसको हम मेथिल और बेंजीन करके बोल दिए। अब हम इसको इनके टर्म्स में देखेंगे, जैसे CH3 और इसके साथ यदि एक और हाइड्रोजन रहे तो इसको क्या बोलते हैं? एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? मीथेन। मेथेन बोलते हैं। तो हम इसी के टर्म्स में देखेंगे। अब इसके जगह में क्या जुड़ा हुआ है? C6H5 करके जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? मेथेन है, मेथेन का ही संरचना है, लेकिन उनके साथ में क्या जुड़ा है? फेनिल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे फेनिल मेथेन बोलेंगे, फेनिल मेथेन करके भी बोलेंगे। और उसके बाद में इसको टालुइन करके भी स्पेशल नाम बोलते हैं, इसको टालुइन करके। तो इस प्रकार से इनके नाम है। तो यदि तुम्हें ये एग्जैक्ट उनके नाम पता नहीं है टालुइन करके, तो तुम ऐसा भी बोल सकते हो, मेथिल बेंजीन या फेनिल मेथेन करके, है ना। इसी के अकॉर्डिंग यदि इनके साथ और कुछ अलग ग्रुप जुड़ा रहता, जैसे क्लोरीन जोड़ते हैं, C6H6, हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, क्लोरीन डाल रहे हैं, तो ये बन जाएगा C6H5Cl करके। तो इसका क्या नाम होगा? अब इन्हीं के अकॉर्डिंग बताना है, इन दोनों के अकॉर्डिंग। तो इनके अकॉर्डिंग बताएं तो ये तो मेथिल था, ये क्या है? क्लोरो है, तो क्लोरो बेंजीन, तो इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन हो गया। यदि इनके टर्म्स में बताएं तो फेनिल मेथेन था, ये क्या है? अब क्लोराइड हो जाएगा, तो फेनिल क्लोराइड, फेनिल क्लोराइड करके हो गया। वैसे ही इसके साथ C6H6 एक हाइड्रोजन निकालते हैं और कुछ दूसरा जोड़ देते हैं, जैसे OH जोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा C6H5OH करके, है ना। तो इसको हम इनके टर्म्स में बताना चाहें तो क्या बताएंगे? ये कौन सा है? ये जैसे क्लोरो था, ये मेथिल था, अब ये क्या है? हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सिल समूह है, तो इसको बोलेंगे हम हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया। या इसी को हम बोलेंगे, इसके टर्म फेनिल के टर्म्स में बोलेंगे, तब क्या होगा? फेनिल और ऑल,
ये ऑल है, ये क्लोराइड था, है ना, तो फिनॉल हो जाता है। फेनिनॉल करके बोलेंगे तो फिनॉल करके हो जाता है। तो इस प्रकार से इनके नाम है। और यहाँ पास बुक में और बहुत सारे चीजों का नाम दिया हुआ है, ये इसको तुम लोग लिखना, याद करना, समझना, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं बेंजीन और इसके सजातों के बनाने की सामान्य विधियां हैं। कैसे कैसे बनाते हैं इनके बारे में बात करते हैं। फॉर्मेशन, ये नाम का समझ आया क्या, नामकरण? यस सर। यस सर। ठीक, तो अब बात करते हैं इनके बनाने की विधियां। तो बनाने की विधि में है सबसे पहले एरोमेटिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण से, ठीक है, विकार्बोक्सिलीकरण से इनको बनाना है। एरोमेटिक, नाम क्या बोल रहा हूं मैं, एरोमेटिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण से बनाना है। चलो, एरोमेटिक अम्लों के एक आध एरोमेटिक अम्ल का नाम बताओगे क्या? एरोमेटिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण से, हाँ चलो एरोमेटिक अम्ल बताओ तो, बताओ। अम्ल जानते हो? अम्ल, नॉर्मल से अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या होता है फॉर्मूला? कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? क्रियात्मक समूह का क्या होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का? COOH, हाँ ये होता है RCOOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। यदि इनके जगह में मेथिल ग्रुप जुड़ा रहे, CH3 जुड़ा हो, तो इसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल बोलते हैं। यही है अम्ल का फॉर्मूला। तो अब मैं बोल रहा हूँ एलिफेटिक नहीं बोल रहा हूँ, एरोमेटिक अम्ल बोल रहा हूँ। तो एरोमेटिक अम्ल में C6H5COOH करके, है ना। और इसका क्या करना है, विकार्बोक्सिलीकरण करना है, मतलब कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उसको हटाना है। विकार्बोक्सिलीकरण करना है मतलब कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उसको हटाना है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिए CO2 करके, CO2 करके हटा दिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो बचा क्या चीज? C6H6 बचा, ये है बेंजीन। तो ऐसी बनाते हैं भाई बेंजीन, ठीक है। तो ये नाम पर ही याद रखना चाहिए, एरोमेटिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा। तो C6H5COOH करके होता है, जिसमें से कार्बन को, कार्बोक्सिलिक को हटा देंगे तो ये बेंजीन करके बन जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि ये C6H5COOH है, इसके साथ में हम यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रयुक्त करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड HONA करके, इनको हम गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या होगा, यहाँ पास हमें हाइड्रोक्सिल दिख रहा है, यहाँ पास हाइड्रोजन दिख रहा है, दोनों मिलके आपस में पानी बना देंगे। पानी बनाएंगे तो बचत पार्ट क्या होगा, C6H5COONA करके होगा, और प्लस ये H2O पानी करके, है ना। तो हमें क्या चीज मिल चुका है, एरोमेटिक अम्ल के सोडियम लवण मिल चुके हैं। तो ये जो सोडियम लवण है C6H5COONA प्लस हम और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में NaOH के साथ में, और इनको गर्म करते हैं। इनको और गर्म करेंगे तब ये बनेगा, कार्बोक्सिलीकरण करना है ना, तो यहाँ से हमें कार्बन अभी निकला नहीं है, तो कार्बोक्सिलीकरण में इस कार्बन को निकालना है।
तो ये Na तो Na2 करके दिख रहा है, Na2, और क्या होता है CO3 करके होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो ये कार्बन दो, वहाँ पर नहीं दिख रहा। उधर नहीं दिख रहा है, हाँ, तो ये Na2CO3 करके बनेगा, Na दो Na और COOO, तो CO3 करके, तो इतना निकल चुका है Na2। ये हो गया वी कार्बोक्सिलीकरण हो गया, कार्बन वाला पार्ट निकल चुका है। तो बचा क्या फिर से, बेंजीन बचा भाई, C6H6 और ये Na2CO3। तो ये दो तरीके से ऐसे बना सकते हो, कोई अम्ल लो डायरेक्ट उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो गर्म करके, या कोई अम्ल लो उसको किसी क्षार के साथ में रिएक्ट करा के उनके सोडियम लवण मिल रहा है, लवण के रूप में मिल रहा है, उस लवण को फिर से उसी क्षार के साथ गर्म करते हो तो बेंजीन बन जाएगा। तो ये चीज समझ आया क्या? हाँ, और है हमें क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है या उसके व्युत्पन्न बनाना है, उसके व्युत्पन्न बनाना है। जैसे मैं बोलता हूँ टालुइन, तो जानते हो तुम लोग टालुइन का फार्मूला क्या है, ये बेंजीन रिंग में एक CH3 को जोड़ते हैं तो टालुइन बनता है। अब क्या करेंगे, ये टालुइन बनाना है किसी टालुइक अम्ल से बनाना है, मतलब हम एरोमेटिक अम्ल से कर रहे हैं, अम्ल से। तो एरोमेटिक अम्ल मतलब टालुइक अम्ल, टालुइक अम्ल, लेकिन ये तो है क्या चीज, टालुइन है, तो अम्ल कैसे बनेगा, इसमें हम COOH को ऐड करेंगे, मतलब ये COOH यदि जुड़ा रहे तो उसको हम बोलते हैं टालुइक अम्ल बोलते हैं, टालुइक अम्ल बोलते हैं। इसको किसी क्षार की उपस्थिति में NaOH या CaO, इनकी उपस्थिति में यदि हम गर्म करते हैं तो फिर से हमें ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता हुआ दिखता है, और ये हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पास अंदर चला जाएगा, हाइड्रोजन जो है, जैसे ये C और H करके रहता है तो C और H करके तो अंदर चला जाएगा, तो ये सिर्फ CH करके लिखा रहेगा, है ना। तो ये क्या बनेगा, टालुइक अम्ल से टालुइन बनता है, ये टालुइन बन गया CH3 करके। बस आया क्या समझ में? तो ये उनके व्युत्पन्न हो गए, जैसे हमने बेंजीन बना रहे थे अभी तक, अब उनके व्युत्पन्न बनाने लग गए कि टालुइक अम्ल से टालुइन। तो ये हेडिंग याद रखना, एरोमेटिक अम्लों के वी कार्बोक्सिलीकरण से। तो एरोमेटिक अम्ल लेना, अम्ल में COOH करके रहता है, तो COOH यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी सब रखना, और वी कार्बोक्सिलीकरण मतलब उसके कार्बन वाले पार्ट को निकालना है। तो ये हो गया टालुइक अम्ल से। इसी में यदि, ये तो टालुइक अम्ल था, इसी में यदि दो जगह अम्ल हो, COOH और COOH, और ये एल्किल ग्रुप ना हो, तो इसको बोला जाता है थैलिक अम्ल बोलते हैं, थैलिक अम्ल बोलते हैं। इसका नाम याद रख लेना कि ये CH3 मेथिल ग्रुप ना होके एक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पास जुड़ा हो, तो इसको बोलते हैं हम थैलिक अम्ल बोलते हैं। थैलिक अम्ल से एक बार प्रोसेस में क्या होगा कि ये COO कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक प्रोसेस में निकलेगा, एक प्रोसेस में निकलेगा, तो ये यहाँ पास बचेगा COOH करके बस बचेगा, ये हाइड्रोजन तो अंदर चला जाएगा। तो ये बेंजीन रिंग है और उसके साथ में एक अम्ल है, तो उसका क्या नाम होगा जी, इन्हीं की उपस्थिति में होगा ना, क्षार की उपस्थिति में, यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुका है, इनका क्या नाम होगा, बेंजीन अम्ल। तो इसको बोलते हैं बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। दूसरी प्रोसेस में फिर से NaOH CaO की उपस्थिति में कराएंगे, तो ए और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, तो ये भी निकल गया, तो ये भी निकला, तो बचा क्या चीज, अब बेंजीन बस बचा। तो इस प्रकार से रिएक्शन ऐसे आ सकता है, थैलिक अम्ल से बेंजीन बनाने की सूत्र को लिखिए करके, या फार्मूलेशन को लिखिए करके, बनाने की विधि को लिखिए करके आता है, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, थैलिक अम्ल से इनकी उपस्थिति में, किसी क्षार की उपस्थिति में, एक बार में कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना और दूसरे बार में दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, तो इस प्रकार से ये बेंजीन बन जाएगा। या बेंजीन बनाने की विधि लिखो करके भी आ जाए, तो ये याद रहे तो फिर बना सकते हो। यहाँ तक आया क्या समझ में, जो चीजें मैं बताया हूँ? Yes, sir. यस सर। ठीक ठीक, तो अब आगे बात करते हैं। हाँ, फिनॉल से ऑक्सीजन निष्कासन द्वारा,
नाम से ही बता पाओगे क्या, बता डालोगे क्या तुम लोग? फिनॉल के ऑक्सीजन निष्कासन से, फिनॉल से, फिनॉल से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निष्कासन से बनाना है, ठीक है। फिनॉल से ऑक्सीजन निष्कासन से बनाना है, तो पहले ले लेते हैं फिनॉल, ले लेते हैं C6H5OH, और ये बोल रहा है ऑक्सीजन का निष्कासन करना है। तो ऑक्सीजन निकलेगा कैसे? निकलेगा कैसे? किसी धातु की उपस्थिति में निकल जाएगा। जैसे मैंने धातु Zn उपयोग कर ली, तो Zn में कितना चार्ज रहता है जी, बताओ तो, कितना चार्ज रहता है Zn पर? कितना चार्ज रहता है? +2। हाँ, +2 का चार्ज रहता है जिंक पे, जिंक पे +2 का चार्ज रहता है, और ऑक्सीजन पर -2। तो आपस में बैलेंस होके ये बन जाएगा ZnO बन गया। तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, तो हाइड्रोजन जो है वो इनके साथ जुड़ के C6H6 करके हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी बेंजीन बनता है फिनॉल से ऑक्सीजन निष्कासन द्वारा। या इनके व्युत्पन्न बनाने हैं यदि, तो C6H4, इधर OH, और इधर कर देता हूं मैं किसी CH3 को कर देता हूं। तो ये C6, इनका क्या नाम है? इसको बोला जाता है क्रिस्टल बोलते हैं। यदि ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग में ये CH3 करके टॉलुइन है, और यदि यहाँ पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी जुड़ा रहे तो इसको बोलते हैं क्रिस्टल बोलते हैं। इनका नाम होता है क्रिस्टल। तो ये अभी वही है, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है किसी बेंजीन रिंग के साथ में, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टल। अब ये क्रिस्टल आर्थो पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर हो सकता है। चलो बच्चों ये बताओ मुझे, ये कौन सी पोजीशन है? आर्थो पोजीशन है, मेटा पोजीशन है कि पैरा पोजीशन है? कौन सी पोजीशन है ये? हाँ, आवाज नहीं आ रहा है मेरे तक। आर्थो है ये, आर्थो पोजीशन है ना? चलो ये बताना, ये कौन सी पोजीशन है? ये कौन सी पोजीशन है, ये वाली? हाँ, क्या हो रहा है? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, ये कौन सी पोजीशन है? आर्थो पोजीशन ही है। अरे तो ये भी आर्थो पोजीशन और ये भी आर्थो पोजीशन कैसे हुआ? तो वो हुआ है इनके साथ जो ग्रुप जुड़े हैं उनके अकॉर्डिंग। तो ये ग्रुप जहां पे जुड़े रहते हैं उसके सन्निकट वाले, पास वाले को हम आर्थो बोलते हैं, उसके बाद वाले को मेटा बोलते हैं, और उसके सामने वाले को पैरा बोलते हैं, है ना? तो इधर भी वही होता है, इधर आर्थो, मेटा और पैरा। यदि ये ग्रुप जो है, यदि ये ग्रुप जो है यदि इनके साथ जुड़ा रहे, इनके साथ जुड़ा रहे, तो इनके बाद वाले जो पास में रहता है उसको हम बोलते हैं आर्थो, और इसको भी बोलेंगे आर्थो। इनके पास में इधर से आर्थो है, ये मेटा है, ये मेटा है, और ये पैरा है। तो इस प्रकार से जहां पे ग्रुप जुड़ा रहे वह उसके पास वाले को आर्थो बोलते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। तो इसका नाम है क्रिस्टल। अब ये क्रिस्टल जो है वो आर्थो, मेटा या पैरा कुछ भी हो सकता है क्रिस्टल। अब इससे हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन का निष्कासन करना है। ऑक्सीजन का निष्कासन करना है, किसी धातु की उपस्थिति में करेंगे। धातु की उपस्थिति में तो ZnO करके फिर से बाहर निकल जाएगा, ZnO करके बाहर निकलेगा, तो बचेगा क्या चीज? ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो C6H5 और CH3। तो इसका क्या नाम है? हाँ, टॉलुइन करके इसका नाम है। तो बन गया, बेंजीन भी प्राप्त हो गया, उनके व्युत्पन्न भी प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार फिनॉल से ऑक्सीजन का निष्कासन करके भी निकलता है। हाँ, और है डाई एजोनियम लवणों के
अपचयन से, तो डाईएजोनियम लवण, डाईएजोनियम, इसका फॉर्मूला जानते हो क्या? डाईएजोनियम लवण के अपचयन से, डाईएजोनियम मतलब 2 नाइट्रोजन, डाईएजोनियम लवण N2Cl, है ना। और किसका बारे में बात कर रहे हैं हम? एरोमेटिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो C6H5N2Cl ये हो जाएगा हमारा डाईएजोनियम क्लोराइड, है ना। तो डाईएजोनियम लवण ये है, इनका हमें अपचयन करना है भाई, अपचयन करना है। तो हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करा देते हैं अपचयन करने के लिए। चलो, तो ये हो जाएगा Cl है, Cl है तो HCl बन गया, HCl बन गया, और एक हाइड्रोजन जो है इनके साथ जुड़ गया C6H6, अब बच गया N2, नाइट्रोजन बच चुका है, वो गैस बन के उड़ गया N2, ये इस प्रकार से। तो बन गया क्या चीज? बेंजीन बन गया हमारा। तो डाईएजोनियम लवण के अपचयन से भी बनता है। ठीक, ये तो हो गया। और ऐसी भी और भी अभिक्रियाएं हैं ना, जैसे वुड्ज फीटिंग अभिक्रिया भी देता है ये, हाँ, वुड्ज फीटिंग अभिक्रिया लिखते हैं। वुड्ज फीटिंग अभिक्रिया हम कराते हैं बेंजीन C6H5, बेंजीन क्लोराइड, बेंजीन क्लोराइड ले सकते हैं या बेंजीन ब्रोमाइड ले सकते हैं, प्लस कोई क्षार ले लेंगे Na, हाँ, सोडियम आयोडाइड ले लेते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते थे। ठीक, तो सोडियम आयोडाइड ले चुके हैं हम, और उसके बाद में नहीं, एक काम करते हैं, सोडियम आयोडाइड नहीं लेते हैं, ये बेंजीन हो गया, बेंजीन, और एक चीज ले लेते हैं, ये ब्रोमीन लिए हैं, एक हम लेते हैं आयोडीन के साथ लेते हैं C6H5। तो ये क्या चीज है? एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड, ये भी क्या है? एरिल हैलाइड है। चाहे तो हम ब्रोमीन की मात्रा को यहाँ पर डबल कर सकते थे, ठीक है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं कि सोडियम किसी धातु की उपस्थिति में करा रहे हैं, किसी सोडियम धातु की उपस्थिति में कराते हैं। हाँ, किसी धातु की उपस्थिति में कराते हैं, तब ये बनेगा क्या चीज? ये बनेगा C6H5 और C6H5 करके और बन जाएगा, है ना। यदि इसको हम एथिल आयोडाइड लेंगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को बेंजीन बेंजीन भी ले सकते हैं। चलो एक प्रकार से देखते हैं। तो सोडियम है तो NaBr करके बन गया, NaI करके बन जाएगा, और प्लस C6H5 और C6H5 करके भी बन सकता है। यदि इसको हम ऐसा लेते C6H5Br प्लस 2Na प्लस I C2H5 करके भी लेते, तब ये क्या बनता? फिर से NaBr NaI प्लस C6H5 और C2H5 ये करके आपस में बन जाता। तो इस प्रकार से वुड्ज फीटिंग जो अभिक्रिया है, वुड्ज फीटिंग अभिक्रिया है, वो बोलता है कि शुष्क इथरीय विलयन में एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड के मिश्रण, एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड के मिश्रण को, एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड के मिश्रण को किसी सोडियम धातु की उपस्थिति में क्रिया कराने पर बेंजीन के
व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं, बेंजीन के सजात प्राप्त होते हैं। तो एक हो गया हमारा एल्किल हैलाइड और दूसरा ये हो गया हमारा एल्किल हैलाइड और ये हो गया हमारा एरिल हैलाइड। इसको हम किसी सोडियम की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तब ये बन जाएगा बेंजीन के सजात C6H5 करके मिला। ये है हमारा वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया, इसको याद रख लेना। यहाँ पर ये दोनों जो है वो एरिल भी हो सकते हैं ना, जैसे C6H5 लिखा था पहले में, वो भी हो सकता है दोनों में। उसको इसको सजात बोलते हैं और उसको उपजात करके बोलते हैं। उपजात जो रहता है, उपजात का मतलब ये होता है कि दोनों जो है वो सेम सेम रहता है। यहाँ पर जो बनता है वो क्या बनता, C6H5 और C6H5 करके बनता। तो जब दोनों सेम सेम रहे तो उसको बोलते हैं उपजात करके बोलते हैं, याद रखना। ये हो गया इसके बारे में। चलो उसके बाद में कल की क्लास में बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। जितना बताए हैं उसको नाम वाम वगैरह सब याद करना और रिएक्शन भी याद रख लेना। सर हाँ बोलो।